नमस्कार बाजार अगले हफ्ते आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे सोमवार के बाजार के लिए आपकी तैयारी क्या रहे। और साथ ही हमारे साथ आज है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी बहुत स्वागत है आज के शो में, और पूरी रिसर्च टीम जिनसे समझेंगे आज के बाजार का हाल, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी। लेकिन सबसे पहले आज का दिन और इनफैक्ट ये हफ्ता बाजार का कैसा रहा। छोटा हफ्ता इस बार कारोबारी हफ्ता रहा है और इस हफ्ते भी रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स पहली बार 58,300 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर से चंद अंकों की दूरी पर ही बंद हुआ। तो पूरे हफ्ते के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने 0.25% की बढ़त दर्ज की। हालांकि इस हफ्ते बैंक निफ्टी में करीब 0.25% की गिरावट रही। वहीं अगर इस हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के एक्शन की बात करें तो मिड कैप 100 1% और स्मॉल कैप 100 3% चढ़े। इस हफ्ते एफआईआईज ने करीब 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की है। वहीं आज एफआईआईज और डीआईआईज ने कैसे आंकड़े पेश किए समझते हैं। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 423 करोड़ रुपए की खरीदारी की, तो वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज ने 704 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में बनी रही इस तेजी की मेन वजह। दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी और सुस्ती के थे संकेत, और ऐसे में भारतीय बाजारों की थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत होना लाजमी था, हुई भी। लेकिन पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम गए। 17,300 को तोड़ा नहीं और दिन भर होल्ड किया। लग ऐसा रहा था कि शायद थोड़ा और नीचे जाए, लेकिन गया नहीं। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी थी और 17,300 के पुट ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यानी कि तेजी करने वालों ने मोर्चा संभाल कर रखा, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से एकदम वेट एंड वॉच वाला मामला, कोई बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली के आंकड़े नहीं। ऑप्शंस में एफआईज ने बड़ी बिकवाली की। इसका मतलब क्लियर कट है, एफआईज को लग रहा है कि बाजार है रेंज बाउंड और दोनों तरफ के ऑप्शन बेचे, चाहे पुट चाहे कॉल, आपको प्रीमियम में धीमे धीमे जो कमी होगी उसका फायदा मिलेगा। और वो एग्जैक्टली होता दिखा। न 17,300 तोड़ा है, न 17,400 के पार निकला। पूरे दिन भर इसी रेंज में ट्रेड किया। लेकिन अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात थी आज की क्लोजिंग। अब तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी में, जहां पर आज बंद हुआ है। और सेंसेक्स जो बंद हुआ है वो लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। इंट्राडे में रिकॉर्ड नहीं बने दोनों में, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ है। तो ये लंबे वीकेंड के पहले, कल गणेश चतुर्थी की वजह से छुट्टी है, राइट। अब सीधे हम सोमवार को खुलेंगे, तो आज अमेरिका में क्या होता है, कल अमेरिका में क्या होता है, सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या रहते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। उसके बावजूद बाजार अगर डे हाई पर बंद होने में कामयाब रहते हैं, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग सेंसेक्स में दिखती है, तो ये बाजार की ताकत है और लंबे वीकेंड का डर नहीं। बैंक निफ्टी आपको पता ही है, वनडे वंडर, कल ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद एकदम आज आराम के मूड में, सीमित दायरे में कारोबार और सीधा 36,700 के आसपास थोड़ा सा नीचे बंद हो गया। तो वहां पर कोई खास एक्शन नहीं था, एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन का माहौल। लेकिन आज एक और अच्छा हाईलाइट था, स्मॉल कैप इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में अब भी तेजी का, खरीदारी का माहौल और बढ़ता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल वीकेंड सेशन, लंबे वीकेंड के पहले इस तरह के सेशन से किसी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपने आप में सुस्ती के साथ बंद होना भी ये अचीवमेंट है इस बाजार का, जो आज आपने देखा। सीधे अब हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्या इस शानदार हफ्ते के बाद एक्सपेक्ट करें अगले हफ्ते भी बाजार की तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है? क्या मेन वजह रह सकती हैं? और साथ ही सोमवार के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहेगी तेजी। जिस तरीके से लास्ट में बंद हुआ है मार्केट और जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा माहौल बना और सब हाईज पे इंडाइसेस बंद हुए हैं, तो एक जरूर है कि एक्सटेंडेड वीकेंड है तो थोड़ा डरना लाजमी था। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी जो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है वो कैचअप करेगा, और कुछ स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हेवी वेट्स है वो भी परफॉर्म करना अभी बाकी है, तो वो सारे स्टॉक्स अभी भी निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। सो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाइंग के रुख में रहना चाहिए। और जो मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं वो है अंबुजा सीमेंट। जिस तरीके से ये लास्ट में हाईएस्ट हाई पे क्लोज किया है, तो मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी सुर्खियों में थे। तो 438 की क्लोजिंग प्राइस थी, 445 का टारगेट, 43 और 45 का टारगेट, 434 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस। इमामी लिमिटेड जो कि इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैंने दिया हूं, और 605
की क्लोजिंग प्राइस थी, ये भी अपने हाईज पे बंद हुआ है। तो 625 का स्टॉप लॉस टारगेट और 593 का स्टॉप लॉस। और EIH एसोसिएटेड होटल्स जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत जबरदस्त एक अनलॉक की थीम है और रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज टूरिज्म का एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी है। तो मुझे लगता है कि 325 का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके सामने 350-60 का टारगेट लगाएं और 310 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर पे। और चतुर्थी के 4 पिक्स मैंने आज दिए थे दिन में, मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार कि मतलब चतुर्थी के 4 पिक्स। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज जो कि आज ही टारगेट अचीव कर लिया था, 390-430 का टारगेट। इंगरसोल रैंड 1050-1090 का टारगेट दिया मैंने। ओरिएंटल एरोमेटिक्स 1050 का टारगेट और MSTC 330-350 का टारगेट। तो ये सारे 4 स्टॉक्स मैंने आज चतुर्थी के 4 पिक्स के तौर पे आज मैंने चैनल पे दिया है और मुझे लगता है कि इन सबको जहां जहां मौके मिले, करेक्शन आए, तो इनको खरीदें और अगले 6 से 9 महीने के लिए ये स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। तो इंट्राडे FNO में अंबुजा सीमेंट में खरीदारी, इंट्राडे कैश में इमामी में खरीदारी और पोजिशनल व्यू EIH एसोसिएटेड होटल्स में खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एक्सक्लूसिव खबर का भी रुख कर लेते हैं। सरकार अगले महीने गैस के दाम बढ़ाने का फैसला कर सकती है। चेतन भूटानी हमारे सहयोगी हमारे साथ है एक्सक्लूसिव इस पर और डिटेल्स के साथ। चेतन जरा बताएं गैस के दाम बढ़ाने को लेकर क्या है ये बड़ी खबर? जी, वो जो हमारे सरकारी सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि आने वाले अक्टूबर 2021 से भारत सरकार APM गैस प्राइस, जो नेचुरल गैस प्राइस है, उसका दाम लगभग 70% तक बढ़ा सकती है। इनफैक्ट आने वाले समय में हम देख सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ऑफ कोर्स नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ेंगे, वैसे हमारे कंज्यूमिंग गैस भी के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं वो ये कि ऑयल कंपनीज जैसे ONGC, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब कंपनीज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ONGC जैसी कंपनी स्पेशली काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी भारत सरकार को कि APM गैस प्राइसेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस कॉस्ट पे गैस निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अभी जो गैस प्राइस का APM फॉर्मूला है उसके बेसिस पे अबाउट $1.79 पर MMBTU पे गैस निकाली जाती है, और जो डिफिकल्ट फील्ड होती है जिससे गैस निकाली जाती है उसका रेट अभी लगभग $3 के आसपास पर MMBTU के रेट पे चल रहा है। तो जिसको अगर बढ़ाया जाए तो 70% तक इजाफा हो सकता है, जो कि कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबर तो है ही, बट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए थोड़ी बुरी खबर यहाँ पे आएगी। चेतन की एक्सक्लूसिव खबर, और ये इस पर रिएक्शन संदीप जी आपका लेना चाहेंगे। गैस के दाम बढ़ने से जो खासतौर पर गैस कंपनियां हैं उस पर कैसा इंपैक्ट आप देख रहे हैं? कोई खास पिक आपके यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है और ONGC के लिए तो बहुत बड़ी है ही है और ऑयल इंडिया के लिए भी जबरदस्त। और आज देखने को मिला जब ये न्यूज आज सुबह भी जब डिस्कशन हो रहा था तो बहुत ही बेहतरीन मार्केट में ये सारे लोग, सारे स्टॉक सुर्खियां में थे और बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। तो ऑयल इंडिया मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वैसे भी फंडामेंटल एक छोटी कंपनी है ONGC के सामने, और गेल, ONGC और ऑयल इंडिया तीनों ही बेनिफिशियरी रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात है ONGC की अगर मैं कहूं और गेल की कहूं तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, बहुत ज्यादा चले हुए नहीं है। ऑयल इंडिया तो फिर भी पिछले 2-4-5 दिनों में ठीक परफॉर्म किया है। तो इन दोनों स्टॉक्स में जिन्होंने ले रखा वो निवेशित रहे, और जिनको लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं इन लेवल्स पे, और डाउनसाइड आए तो घबराना नहीं है। तो PSUs है तो जनरली बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, यही अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूज होती तो बहुत बड़ा रिएक्शन आता। बट यस, आई एम वेरी बुलिश ऑन बोथ द स्टॉक्स, ऑल द 3 स्टॉक्स। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर LIC हाउसिंग से जुड़ी हुई, जिसने पेरेंट कंपनी LIC को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर दिए हैं, और इसी के साथ जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लग गई है। और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, LIC हाउसिंग ने LIC को अलॉटमेंट किया, इस पर अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या कहती हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी पेरेंट कंपनी LIC को 514 रुपये 43 पैसे के भाव पर करीब 450 करोड़ शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। और जी बिजनेस ने जैसा कि 27 अगस्त को बताया था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो शर्त थी कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट जो है कमीशन करे और उसके आधार पर जो प्राइस निकले वो बोर्ड के सामने रखे, और फिर आगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता जो है प्रोसेस आगे बढ़ाए। तो कंपनी ने चूंकि उन शर्तों को कंप्लाई कर दिया है जैसा कि रेगुलेटर और एक्सचेंजेस चाहते थे, और उसके बाद
कंपनी के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता साफ हो गया था और जी बिजनेस ने 27 अगस्त को ये बता दिया था कि बहुत जल्दी जो है कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। तो उसी खबर पर हम देख रहे हैं कि मुहर लग गई है। जी, तो एक्सक्लूसिव खबर एक बार देने के लिए फिर से ब्रजेश शुक्रिया आपका। संदीप जी बताइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस बड़ी खबर है, ये प्रेफरेंशियल शेयर से जुड़ी हुई, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है और बहुत बड़ा फंड आया। और देखिए पैसे तो रॉ मटेरियल होते हैं और HFCs पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं और ये स्टॉक वैसे बहुत परफॉर्म किया नहीं और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और LIC का भी IPO आने वाला है। सो ओवरऑल सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत बढ़िया लगता है, सरकार का जबरदस्त फोकस है इस सेक्टर के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि डाउनसाइड रिस्क कम है स्टॉक में और रूरल रीच बहुत जबरदस्त है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, डाउनसाइड में तो बिल्कुल लेना ही चाहिए और यहाँ पे भी जिनको लेना है वो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं और थोड़ा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई खबर हमने बताई और उस पर संदीप जी का टेक भी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि ITR भरने से जुड़ी हुई है, जो आप सबके लिए जाननी बेहद जरूरी है। CBDT ने IT रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है। अब आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक अब आप अपना IT रिटर्न भर सकते हैं। एक बार फिर से इस जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है CBDT की तरफ से। तो एक जाहिर तौर पर एक राहत की बात है टैक्स पेयर्स के लिए कि ITR भरने की जो तारीख है उसको आगे बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर। ये याद रखिए 31 दिसंबर 2021 अब ये वो तारीख है जब तक आप ITR रिटर्न अब अपना भर सकते हैं आसानी से और तब तक आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो 31 दिसंबर 2021 ये वो तारीख है जब अब आप अपना ITR रिटर्न आराम से भर सकते हैं। आइए अब समझते हैं बाजार के लिए अगले हफ्ते किन मेन इवेंट्स पर फोकस रहने वाला है। मानसी हमारे साथ है। मानसी जरा बताएं कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगला हफ्ता काफी इवेंटफुल रहने वाला है। 13 सितंबर से शुरुआत कर रही हूँ। गोल्डियम इंटरनेशनल बाईबैक पर विचार के लिए बोर्ड बैठक करेंगे। जस्ट डायल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर इस दिन खुलेगा। दाम 1022 रुपए और 25 पैसे प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं RPP इंफ्रा राइट्स इशू के फाइनल प्राइस, साइज और रेशो पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। अगस्त की रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी 13 सितंबर को आते हुए दिखेंगे। 14 सितंबर सॉन्सेरा इंजीनियरिंग का IPO खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 734 टू 744 पर शेयर है। विजया डायग्नोस्टिक एमी ऑर्गेनिक्स की लिस्टिंग होने की संभावना है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2:1 के बोनस इशू की एक्स डेट होगी। GPIL बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और बोनस शेयर पर सोच विचार किया जाएगा। अगस्त की होलसेल महंगाई दर के आंकड़े भी 14 सितंबर को आते दिखेंगे और एप्पल के इवेंट में iPhone 13 और वॉच सीरीज 7 से पर्दा भी 14 सितंबर को उठ सकता है। 15 सितंबर एयर इंडिया के निजीकरण के लिए फाइनेंशियल बोली मिलने की संभावना है। तो इसी दिन सद्भाव इंफ्रा की EGM होने जा रही है। इन्फोसिस फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतें दूर करने की डेडलाइन होंगी 15 सितंबर और इमामी रियल्टी डीमर्जर कमेटी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। 16 सितंबर BPCL के 23 रुपए के अंतिम डिविडेंड और 35 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की एक्स डेट होगी और सॉन्सेरा इंजीनियरिंग का IPO जो है वो बंद हो जाएगा इस दिन। 17 सितंबर शुक्रवार के दिन फुटसी के छमाही रिव्यू के बदलाव लागू होंगे। वहीं CESC 1:10 के शेयर विभाजन की एक्स डेट होगी। ये GST काउंसिल की 45वीं बैठक भी होने जा रही है और 3M इंडिया बोर्ड बैठक में विलय की स्कीम पर सोच विचार किया जाएगा। तो 16 और 17 सितंबर भी काफी इवेंटफुल है और 17 सितंबर को GST काउंसिल की 45वीं बैठक पर भी नजर रहेगी। आइए देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? जी, तो सोमवार के लिए मैंने एक ही ऑप्शन चुना है और वो आपको भेजा है, वो है हिंडाल्को का। तो उसके बारे में बताऊं उसके पहले एक सेकंड में ढूंढ लेता हूं कहाँ पे लिखा था, मैम सो सॉरी। हाँ,
ये हिंडाल्को में हमको लेना है 470 की कॉल 11 रुपए 80 पैसे के, और उसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे हम 8 रुपए और टारगेट रहेगा 18 रुपए 50 पैसे। तो एक ही कॉल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये अभी वीक भर अभी जरा छुट्टी है, तो अगले सप्ताह जब चलेगा तब जाके सुबह भी कुछ दे सकते हैं डरा देख के। तो मैंने वीकेंड के लिए, लंबा वीकेंड है तो उसके एक ही ऑप्शन आपको दिया है। उसके अलावा जो पुराने जो हमारे ऑप्शन थे जो मैंने कल दिए थे, बजाज फाइनेंस और कंटेनर कॉर्प, दोनों ही ऊपर हैं। कंटेनर कॉर्प ऊपर है, बजाज फाइनेंस थोड़ा नीचे है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो आप बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस को बढ़ा के 177 स्टॉप लॉस था, उसको बढ़ा के 190 कर दीजिए। और कॉनकॉर में जो हमने पहले जो 27 रुपए 60 पैसे पे दिया था, उसमें आप स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा के, अभी वो स्टॉक 30 रुपए पे कोट करता है ऑप्शन, आप 27 रुपए से उसमें स्टॉप लॉस कर दीजिए। माफ कीजिए, थोड़ा सी आज थोड़ी गलती हो गई थी पेपर ढूंढने में, इसलिए जो दर्शकों को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। नमस्ते, जय हिंद, गणेश चतुर्थी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान गणेश आपके घर में बिल्कुल सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखें आप तैयारी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़े लाल निशान में 50-75 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में एग्जैक्टली आज का सेशन कैसा रहेगा, फिर शुक्रवार को क्या होगा, सोमवार को फ्यूचर्स क्या होंगे, ढेर सारी चीजें हैं। तो देखेंगे, सोमवार सुबह ही डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल संकेत कैसे मिलते हैं, उनको अलग कर दीजिए। लेकिन भारतीय बाजारों की अपनी बात करें तो 17,250, 17,300 तुरंत सपोर्ट का काम है। कमजोरी आपको तभी महसूस होगी जब आप इस 50 पॉइंट की रेंज के नीचे खुले या ट्रेड करते हुए दिखे। ठीक है, ऊपर में 17,425 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और मजबूती तब बनेगी जब बाजार 17,425 की रेंज को पार करके टिकते हुए नजर आए। दिन के हाई पॉइंट पर बंद होना सेकंड बेस्ट क्लोजिंग निफ्टी पर और अब तक की बेस्ट क्लोजिंग सेंसेक्स में ताकत का अंदाजा तो दे रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सुस्ती है। 36,400, 36,600 ये 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 36,800, 37,000 ये 200 पॉइंट की रेंज ऊपर रुकावट के तौर पर। इस पर करना है आपको फोकस सोमवार के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अगले हफ्ते भी बढ़ने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इंडेक्स में 3 ट्रेडिंग सेशन आपको उतार चढ़ाव भरे रहें, दोनों तरफ के ट्रेड करें, भले रेंज छोटी रही हो। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते इस रेंज से किसी एक और बाजार फिर से एक्शन दिखाने के लिए तैयार होगा। अब तक जो संकेत है वो ये बता रहे हैं कि ये एक्शन तेजी की तरफ होने की पूरी संभावना है और ग्लोबल मार्केट्स ने साथ दिया तो निफ्टी 17,500 के पार निकलने की कोशिश अगले हफ्ते जरूर करेगा। आइए अब सोमवार के लिए एक और ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानते हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कौन सी स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए बताने वाले हैं? हाय, गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, सोमवार के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, दोनों कॉल साइड के हैं, यानी तेजी करने के हैं। तो पहला स्टॉक ऑप्शन है बीपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सब में अच्छा मोमेंटम है। बीपीसीएल चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है और यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 480 वाला कॉल 18, 18.5 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 16 रुपए का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 23 रुपए से लेकर 26 रुपए तक का मूव बीपीसीएल में मंडे या अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है टेलीकॉम सेक्टर का भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में 700 का कॉल 13, 13.5 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। जिस तरह से इस सेक्टर में और इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है, ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाना चाहिए। तो 700 वाले कॉल के ऊपर में टारगेट होंगे 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक के। भारती का 700 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। शुक्रिया सुमित जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी, आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म पे कौन सी? सिम्फनी लिमिटेड बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, इंडिया के एमएनसी बोल सकते हैं, 60 कंट्रीज में प्रेजेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एयर कूलर्स का, 1988 से कार्यरत है और कुछ चीजें बहुत बढ़िया इनकी। डिसरप्टर था पूरी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था कूलर और उसमें ये डिसरप्टर है। 201 ट्रेडमार्क्स, 64 रजिस्टर्ड डिजाइन, 15 कॉपीराइट्स, 48 पेटेंट्स। ऐसी स्टैंडर्ड की, ऐसी क्वालिटी की कंपनी और ऐसे अचीवमेंट्स है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी कंपनी ने अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्जेस्ट फंक्शनिंग एयर कूलर। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। सबसे बढ़िया बात लगती है 1500 के लेवल से 1000 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है और डाउनसाइड एक तरीके से बहुत कम लगती है। 900 रुपए का लेवल एक बहुत बढ़िया सपोर्ट और वहां से ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करें। पिछला क्वार्टर, जून का क्वार्टर लाजमी है थोड़ा हल्का था
क्योंकि एक तो सीजन का भी फैक्टर होता है। दोनों जून खराब थे, जून 2020 और जून 2021, बट मार्च 2021 का क्वार्टर बहुत ही बढ़िया था। 62 करोड़ का पैट था। जनरली ये 40 से 50 करोड़ के रेंज में ये हर क्वार्टर में कमाती है कंपनी। पीएलआईज और सरकार का जिस तरीके से फोकस है, और जनरली जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाला सेगमेंट है, एफएमईजी वाला सेगमेंट है, बहुत बढ़िया कर रहा है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि इस शेयर में जिस तरीके से प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग, एफआईएस, डीआईएस का कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे लीजिए और 1150 और 1170 का टारगेट लगाए आने वाले 9 से 12 महीने।